बैकग्राउंड रहा है, जो भी उन्होंने पढ़ाई की है, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली पुलिस में एग्जाम क्लियर भी हुआ, लेकिन अफवाह की वजह से कि मेरी ज़्यादा जाएगी, उसकी वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। जैसे जीडी का तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन कैसा था? इस वजह से जीडी मेरा क्लियर हुआ, लेकिन मैं फाइनल मिनट से रह गया। 65 के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर फिजिकल की तैयारी कर लेते, मेरा बेटा 20,000 कमाता, मेरा बेटा ये कमाता, ये कर ले वो कर ले। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठता था, तो रात तक मैं 12 बजे तक पढ़ता था। उसमें मेरा एवरेज टाइम निकलता था 10 से 12 घंटे। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही संसार बदलते जा रहे हैं। ये कही हुई पंक्तियां अशोक जी पर बिल्कुल सूट बैठती हैं, बिल्कुल फिट बैठती हैं, जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया, बीएसएफ के पद पर ये सिलेक्ट हुए। और इनके जीवन में भी बहुत सारे तूफान भी रहे। बहुत छोटा सा मेरे को या बहुत कम समय मिला मेरे को इनकी जिंदगी को जानने का, पर उसमें कुछ 2-3 पॉइंट मेरे को ऐसे सुनने को मिले जो मेरे को लगा कि हाँ, इनकी जिंदगी में भी तूफान तो बहुत थे। पर कहते हैं ना कि आपकी रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, पर अगर आपको आपकी मंजिल दिख रही है तो उन रास्ते में, उन मार्ग में जितनी भी अड़चने हैं, उन अड़चनों को पार करके आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, अगर आपका निश्चय बिल्कुल दृढ़ है और बिल्कुल स्ट्रांग है, जिसमें बहुत सारा आपके लिए कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए और खुद के एफर्ट्स पे आपको भरोसा भी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट रहेगा, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे अशोक जी की पूरी जर्नी को, कब तैयारी शुरू की, कितने साल लगे, कितने अटेम्प्ट्स ले लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में दिक्कतें आई, फिजिकल की तैयारी कैसे करी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपने आने वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनकी बस एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से कि हम उनकी सहायता कर सके कि वो भी जैसे अशोक ने तैयारी करी उस मार्ग पर चलकर वो भी मंजिल तक पहुंचे। हालांकि मैं यहीं पे बोल दूं कि हर सिलेक्शन को पाने का तरीका अलग है। अशोक जी सिर्फ आपको एक मार्ग दिखाएंगे, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ही बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है। पर हाँ, एक तरीका होता है, एक जरिया होता है जिससे हम आने वाले कैंडिडेट्स को बताते हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा कर लेंगे तो आप भी आपकी जो मंजिल है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। चाहे आप एक बार में पहुंचे या 2 बार में, पर पहुंच जाएंगे अगर आप लगातार तैयारी में लगे रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अशोक जी का स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन पाकर अपने परिवार का, अपने देश का, अपने टीचर का और जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उन सबको गर्व महसूस करने का मौका दिया। तो मैं अशोक का फिर से स्वागत करता हूं और सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है अशोक से। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो अपना प्लेस या जो भी उनका बैकग्राउंड रहा है, जो भी उन्होंने पढ़ाई की है, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो वो जरूर बताएं। अशोक। सर, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अशोक उपाध्याय है। जो मैंने जयपुर से 2023 में इधर ऑफलाइन जून जुलाई में आया था मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के बैच में इनरोल किया। इधर मैंने दिल्ली पुलिस में एग्जाम क्लियर भी हुआ, लेकिन अफवाह की वजह से कि मेरी ज़्यादा जाएगी, उसकी वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। फिर एसएससी जीडी में लग गया। 2023-24 एसएससी मेरा क्लियर हुआ, लेकिन मैं फाइनल मिनट से रह गया। उसके बाद मैंने उस 25 में वापस वही सेम लक्ष्य मेरा, 25 में मेरा फिजिकल मेडिकल एग्जाम सब की तरफ फाइनल सेलेक्ट भी सब। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई भी कैंडिडेट तैयारी करता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में ही सफलता को चख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी अभी क्या बताया कि ये दिल्ली पुलिस का पेपर दिए थे और नंबर भी अच्छे थे, 68 के आसपास नंबर थे। पर फिर वही बात, एक कैंडिडेट के मन में जो एक हमेशा शंका रहती है, एक डाउट रहता है, ये उनकी बातों में आ गए कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। और उस टाइम पे जो कट ऑफ थी, जब फिजिकल के लिए बुलाया गया था दिल्ली पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई थी, 65 के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर फिजिकल की तैयारी कर लेते तो उस वक्त ही सिलेक्शन हो जाता। पर कहते हैं ना कि दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसको आप हिंदी में बोलोगे तो असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। तो वहां पे असफल हुए पर हार नहीं मानी और वर्तमान में आप जानते ही है कि एसएससी जीडी में इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया। तो कह सकते हैं कि असफलता आएंगी, पर अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप जानते हैं, भरोसा है आपको खुद पे, तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अब आती है सबसे बड़ी बात एसएससी जीडी की तैयारी की। पर उस तैयारी से पहले भी मैं एक ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हम लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मैं सिर्फ सुबह नाश्ता करता हूं और फिर सीधे रात में जाके खाना खाता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे को दिन में नींद आए और फिर मैं अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाऊं। हर स्टूडेंट की अलग अलग कहानी है, पर जब आप नतीजे पे पहुंचते हो, जब आपके सामने रिजल्ट आता है, वो उस पीडीएफ में जब आपको नाम देखने को मिलता है, तो मैं अशोक से पूछना चाहूंगा कि जब एसएससी जीडी का तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन कैसा था? सर मैं बहुत खुश था पहली बार। खुशी तो थी, और हो सकता है उस खुशी में आंखों में आंसू भी होंगे। जब घर वालों को बताया होगा तो घर वाले भी खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। माताएं जो होती हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और आंसू दिखा देती हैं। पिताजी जो होते हैं, हमको तो शुरू से ही सिखाया जाता है लड़के हैं आंखों में आंसू नहीं लाने हैं, पर कभी कभी वो लोग भी क्या है छुप के रो लेते होंगे खुशी के आंसू कि आज हमारे बेटे ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया और एसएससी जीडी में या सरकारी नौकरी में सिलेक्टेड हो गया। आगे इस जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हुए चले, तो अब यहां से मैं बात करना चाहूंगा सबसे मुख्य बात जो है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह तो हो गया, सबसे बड़ी बात कि तैयारी कैसे होती है, किस प्रकार से तैयारी करनी है जिससे हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको भी फायदा हो सके। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आपने एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? सर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन मैंने वैसे भी नहीं थी, मैंने दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन थी। ओनली फॉर मैंने हिंदी मतलब अलग से पढ़ी थी, वो 2 महीने में हिंदी पढ़ी थी मैंने। मतलब उसके बाद मैंने लगभग मॉक टेस्ट दी, लगभग 15 से 20 मॉक टेस्ट दिए 2024 वाले वैकेंसी में। उसके बाद मैं फाइनल से वंचित रह गया, फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 25 में मैंने वही सेम रणनीति थी, उसमें मैंने मतलब 60 से 70 मॉक लगाए थे, वो भी प्रीवियस ईयर और न्यू मॉक टेस्ट, पर मेरी ज्वाइनिंग वही था। अच्छा, तो ये तो देखो आप देख सकते हैं कि 2023 में इन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी की तैयारी स्टार्टिंग करी थी और उसके बाद से ही ये वहीं से दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दे रहे थे, एसएससी जीडी का, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस हर बार नहीं आती। आखिरी बार 2023 में आई थी, अब 2025 में, अभी एसएससी का कैलेंडर आया है 2026 में, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगली वैकेंसी 2027 में आएगी। तो 23 से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, पर साथ में ये भी बताया कि जब असफल हो रहे थे तो कोशिश पूरी जारी रखी। 60 से लेकर 70 मॉक टेस्ट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो ये प्रमाणित करता है, जो हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पढ़ाई से संबंधित आपको समय समय पे क्या है मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। आपको उन्हीं मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वहां पे स्ट्रांग देखने को मिल जाएंगे। अब वैसे तो आपने बता ही दिया है, पर फिर भी मैं एक बार अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूं। तो ये एसएससी जीडी का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड अटेम्प्ट था। पहले वाले अटेम्प्ट में कितने नंबर से रह गए थे अगर आपको याद हो तो? सर मैं 2 नंबर से रहा था लगभग। मतलब पहला अटेम्प्ट जो था उसमें भी तैयारी बहुत बेहतरीन थी, और ये मैं आपको सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन 10 नंबर 15 नंबर तक से भी रुक रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप बिल्कुल क्या है मंजिल तक पहुंच ही गए हो। ये जो आपके 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर, ये खुद ही बता देता है आपका रिजल्ट कि आपकी तैयारी में कुछ ज्यादा कमी नहीं है, कि अगर आप और अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अपनी मंजिल तक हर हालत में पहुंच जाओगे। हाँ, अगर आपका गैप आ रहा है 30 नंबर 25 नंबर का, तो फिर ऐसा जरूर होता है कि आपको अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए और उन कमियों को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करके अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक, अब आगे मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी की लाइफ बहुत आसान तो नहीं होती। किसी स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, किसी स्टूडेंट की लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी भी तैयारी के टाइम पे आपकी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो अगर मैं सरल भाषा में पूछूं कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में? चैलेंजेस बहुत थे सर, फैमिली में मतलब बहुत सपोर्टिव थे, मतलब पापा मम्मी सब। लेकिन परिवार में बहुत लोग, मतलब कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, कोई बोले, कोई हमारे परिवार में पहला हूँ सरकारी नौकरी में। अच्छा, तो उससे पहले सर परिवार में कोई कुछ बोलते हैं, मेरा बेटा 20,000 कमाता है, मेरा बेटा ये कमाता है, ये कर ले वो कर ले, सर वो ज्यादा होती है परिवार में। ठीक है, तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है। एक और मेरे को ऐसा एक और मौका मिला है अशोक जी के ऊपर गौरवान्वित होने का, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी कि परिवार में सबसे पहला कोई लड़का इनकी तरफ से सरकारी नौकरी में जा रहा है। मतलब इनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, और जब आप सरकारी नौकरी में, आपके परिवार में कोई नहीं होता,
तो आपको समय समय पे क्या है कमेंट्स और लोगों के ताने झेलने पड़ते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि मेरा बच्चा तो 20,000 22,000 25,000 कमा रहा है, ये बोल रहे हैं लोग, पर इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये अकेले ऐसे नहीं है अशोक जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं और अभी भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनको आए दिन ये ताने झेलने पड़ते होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि अरे भैया आपका बच्चा तो वहां पे जाके पढ़ भी रहा है या नहीं, आपके पैसे तो खराब नहीं कर रहा, उसका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। पर बात अंत में निकल के यही आती है अशोक जी, एक पहले सबसे ऐसे प्रूफ नहीं है, एसएससी जीडी में बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्कर्ष परिवार से, और जो बाकी के बच्चे भी सिलेक्ट हुए होंगे कहीं दूसरी जगह से पढ़ के, उन सबके भी जिंदगी में कहीं ना कोई चैलेंज होगा। पर दिक्कत यह है कि अगर आप उस चैलेंज में अगर टूट गए तो फिर आप आगे शायद बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर उन चैलेंजों को आपने ये मान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो आप भी कभी ना कभी क्या है सफल होंगे, और आप भी कभी ना कभी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे जो आपकी काबिलियत पर उंगली उठा रहे थे। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और मैं पूछना चाहूंगा कि अशोक जी से कि कुछ थोड़ा सा बच्चों को आइडिया दे डेली रूटीन का, क्योंकि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो अपना शेड्यूल बनाने में दिक्कत करते हैं। तो तुम्हारा क्या था डेली रूटीन? तो सबका अलग अलग रहता है। मेरा तो यही था, सुबह मतलब मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठता था लगभग, तो रात तक मैं 12 बजे तक पढ़ता था। उसमें मेरा एवरेज टाइम निकलता था 10 से 12 घंटे। मैं लाइब्रेरी जाता था, घर में ही पढ़ता था, मतलब एवरेज टाइम 12 घंटे नहीं, 10 से 12 घंटे एग्जाम टाइम इतना ही निकलता था। बैठता तो 15-16 घंटा था लाइब्रेरी में, लेकिन निकाल उतना ही पाता था एवरेज टाइम में। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि अ, थोड़ा सा आपको सुन के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एसएससी जीडी का ही तो पद है, उसमें 10 से 12 घंटे का पढ़ने का क्या मतलब है। जब फॉर्म बेटा लाखों में भरे जाते हैं और दो बच्चों के बीच में जब एक नंबर का गैप होता है तो बीच में से 30-30 40-40 हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये एसएससी जीडी का, और आज हर सरकारी नौकरी का कंपटीशन है। रेलवे में जा रहे हो तो करोड़ों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। ग्रुप डी के पेपर के लिए ऐसे लोग फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है। तो जब कंपटीशन इतना हाई होता है तो आपको अपने आप को पूरा झोंकना होता है, आपको अपना सबसे बेस्ट देना होता है। तो अगर किसी के मन में ऐसा आ भी रहा है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना कैसे पॉसिबल है एसएससी जीडी के लिए, देखो जब सरकारी नौकरी चाहिए होगी, परिवार में दिक्कतें होंगी, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो फिर आपका खुद का भी मन करेगा कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, और अपना बेस्ट देकर क्या है जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त करके मेरे परिवार में जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों से मैं आगे जाके लड़ सकूं, क्योंकि परेशानियां सबकी ही फैमिली में है। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल्स के लिए पढ़ते हैं कि हमें 10-12 घंटे पढ़ना है। इन्होंने जीडी में पढ़ाई की, बोल रहे हैं कि 14-14-15 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे, पर उसमें से 10-12 घंटे अपने लिए खुद के लिए ये निकाल लिया करते थे। तो आप भी अपना भी खुद का भी कोई शेड्यूल बना सकते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि 7 बजे उठे 6 बजे उठे, पर हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को औसतन 6 से 7 घंटे जरूर दें, और जब आपका पेपर पास आ रहा हो तो आपको इन घंटों को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी आज आपके पेपर में अगर 6 महीने का समय है तो आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 5 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको लग रहा है कि पेपर का समय अब रह गया है 1-1.5-2 महीने, तो आपको इसको बढ़ा के 8 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे पे भी लेके जाना होगा, क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना है आप अपने आप को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। अब एक बहुत वैसी चीज जो जब तैयारी करता है स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट बहुत आसान होता है, बहुत पसंदीदा होता है, और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो उसको बड़ा परेशान करता है। तो जीडी की अगर बात करें तो इसमें आपको मैथ्स देखने को मिलती है, रीजनिंग देखने को मिलती है, जीके जीएस देखने को मिलती है, और इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप अपना अटेम्प्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं अशोक से पूछना चाहूंगा कि सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक थे, तैयारी अच्छी थी, या कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें टफ लगता था? सर वैसे में सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक थे, लेकिन रीजनिंग मैथ्स बहुत मेरे को अच्छी लगते थे। उसमें मैं मतलब अनमोक थे, उसमें मतलब पूरा से पूरा 100% देने की कोशिश करता था, तब वो मेरे 100% आते थे। लेकिन हिंदी में कभी कभी क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती थी, गलत हो जाते थे, तो उसमें मैं 100% उसमें मेरा मॉडरेट सब्जेक्ट था। जीके में थोड़ा सा मेरे को टफ लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ठीक हो गया, वो एवरेज था मेरा। ठीक है, ये एक ऐसी मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा आंसर दिया अशोक जी ने जो मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये फिट बैठ रहा होगा, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, मैथ और रीजनिंग एक ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं जब आपको आंसर आया तो आपका 100% चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 मतलब है कि 100% इनकी क्या है सही क्वेश्चंस होते थे, चाहे मैथ्स के हो या रीजनिंग के, क्योंकि जब उसका आंसर निकल आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये तो मेरा आंसर सही है, हर हालत में ये क्वेश्चन मेरा सही है। दिक्कत आती है किसमें? हिंदी और जीके जीएस में। हिंदी भी क्या है मोर और लेस ज्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कभी कभार सिली मिस्टेक हो जाए तो समझ आता है। सबसे बड़ा खेल होता है जीके जीएस का, क्योंकि जीके जीएस का सिंपल सी चीज है, अगर आपको आता है आता है, नहीं आता नहीं आता।
मैथ और रीजनिंग में तो ये है, अगर आप सॉल्व करके आंसर तक पहुंच भी गए तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं खुद को कि हाँ भाई मैंने ये आंसर निकाला, ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये होना चाहिए। पर जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई गहराई तो आज तक नाप नहीं पाया उसके सिलेबस की, पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप मैक्सिमम नंबर, अगर 80% से भी अगर आप ऊपर नंबर 75% से ऊपर लेके आ जा रहे हो जीके जीएस के अंदर, तो वो भी बहुत काबिल तारीफ होगी। बाकी आपको खुद को सोचना होगा, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, उन मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका मैथ्स, रीजनिंग या जो भी आपका हिंदी या जीके जीएस है उसमें से आपका कौन सा टॉपिक जो है या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चले तो मैं पूछना चाहूंगा अशोक जी से, वैसे तो गांव के हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो भी यहाँ गांव से जुड़े हुए हैं, और गांव के बच्चों की जो फिजिकल फिटनेस होती है वो नॉर्मली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, शुरू से ही दौड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा अशोक जी से कि फिजिकल की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर फिजिकल की प्रिपरेशन मैंने 15 से 20 दिन की। जिस दिन मतलब एडमिट कार्ड आया ना फिजिकल का, उसी दिन मैंने स्टार्ट किया। 15 दिन 20 दिन मतलब डेट आ गई, उसी दिन स्टार्ट किया। 15-20 दिन हमारा साइड मतलब कि सब लोग मतलब नॉर्मल समझता फिजिकल को, ना मैं हमको हार्ड लगता है कोई फिजिकल मेडिकल कुछ भी। 15-20 दिन हमारा बिल्कुल इजी से हो जाता था। जिसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 5 किलोमीटर कितने टाइम में? 24 मिनट। 24 मिनट में, और आपने कितने में पूरा कर लिया? 22 मिनट कुछ सेकंड थे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखो बहुत नॉर्मल सा इसका फिजिकल होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऊंची कूद, लंबी कूद ऐसी चीज़ें देखने को तो नहीं मिलती, पर जो आपकी दौड़ है उस दौड़ को आपको क्या है 5 किलोमीटर को 24 मिनट में पूरा करना होता है, जिसको अशोक जी ने क्या है 22 मिनट में पूरा कर लिया था। और जैसे कि मैंने बोला, गांव के ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे फिट होते हैं, दौड़ भाग उनकी ज़िंदगी में लगाई ही रहती है, तो इतना ज़्यादा उनके लिए कठिन नहीं होता। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं जीडी की, वो अपनी जिंदगी में या अपनी लाइफ में या अपने दिन में अगर डेली 1 घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए निकालेंगे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो आने वाले समय में आपको टेस्ट पास करने में भी हेल्प करेगा और जो दैनिक जो आपकी बॉडी की फिटनेस होती है उसमें भी हेल्प करेगा। तो मेरा ये मानना है, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, जो भी अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा है तो 1 घंटा जो है वो अपनी शरीर के व्यायाम के लिए हर हालत में निकालना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये तो इन्होंने बता ही दिया, फिर भी रनिंग के लिए क्या डेली रूटीन होता था वो इन्होंने बताया ही है कि ये 15-20 दिन पहले जब आपका मतलब एडमिट कार्ड आया था उसके बाद इन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, तो वो ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, रनिंग था जो इन्होंने बहुत आसानी से पूरा कर लिया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब फिजिकल जिस दिन तुम्हारा था, मतलब जिस दिन दौड़ लगानी थी आपको, तो उस दिन कॉन्फिडेंस था या नर्वस थे? सर उसमें मेरे को मतलब बिल्कुल नहीं था, नर्वस बिल्कुल भी नहीं था मैं। मेरे को मतलब 100% विश्वास था, मैं मतलब आराम से कर लूंगा। मतलब मेरा बैच था, नंबर आया था मेरे 11 बजे फुल धूप में। उसमें मैं मतलब जब सुबह जल्दी आता तो मैं 21 मिनट में निकाल देता था। मैं मतलब धूप में 11 बजे तीसरा बैच था मेरा, फर्स्ट डे मेरा ही था फिजिकल, तो मेरे को बिल्कुल घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं थी, आराम से मैं निकाल लूंगा। क्योंकि मैंने गाँव में ट्राई की थी कि एक बार 21 मिनट में गाँव में निकाल दी थी मैंने, तो मेरे को विश्वास होता मैं निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तब आपके मन के अंदर एक पहले से कॉन्फिडेंस होता है। जब आप जंग लड़ने जा रहे हैं किसी की और जंग लड़ने की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से है तो पहले ही आपके मन के अंदर एक उत्साह होता है, एक खुद पर विश्वास होता है कि ये जंग तो मैं जीत ही जाऊंगा। जैसे कि अशोक जी ने बताया कि ये जब गांव में प्रैक्टिस करते थे तो 21 मिनट के अंदर, 21 मिनट के अंदर ही अपनी पूरी रेस पूरी कर देते थे। और वही ज्यादा से ज्यादा कहा भी इन्होंने कि अगर सुबह ये रेस होती इनकी तो 21 मिनट में कर देते, पर इन्होंने जब दिन में हुआ तो उसको क्या है 22 मिनट्स में इन्होंने इसको पूरा कर लिया। अब उसको जो पूरा करना होता है, जो समय दिया जाता है, उससे तो पहला पूरा अगर आप कर लें तो आपका क्या है उसमें ऑलरेडी क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रख लेते हैं, और वो भरोसा तब आता है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तैयारी आपकी तब अच्छी होती है जब आपने उसके लिए बहुत मेहनत की हो, बहुत प्रैक्टिस की हो और एक एक बारीकी से वहां पे हर एक चीज पे जांच की हो, चाहे आपका फिजिकल हो या फिर आपका थ्योरी वाला पेपर हो। आगे बढ़ते हुए चलते हैं और इसमें मैं पूछना चाहूंगा अशोक जी से आगे के एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसे टिप्स हो या कोई भी उनके लिए सलाह हो अगर आप देना चाहो। सर फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है मतलब एक टीचर एक को पकड़ो, कोई भी हो चाहे, सब टीचर पे बेस्ट है। एक टीचर को मतलब पकड़ के आप उसको बैठ जाओ और 1.5 से नया पाठ लगा दूंगा। और मॉक टेस्ट एग्जाम से 3 महीने पहले मतलब नया कुछ मत पढ़ो, ओनली फॉर मॉक टेस्ट उसको एनालाइज करो, किस चीज में मेरी गलती हो रही है, उसको उस चीज पे काम करो। उस चीज पे काम करोगे आप लोग 15-20 मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऑटोमेटिक स्कोर अप हो जाएगा, पहले से 5-10 नंबर ऊपर। तो जैसे कि अशोक जी ने बताया कि 2 चीज़ें बहुत अच्छी, और ये हमारे टीचर्स भी कहते थे, हमारे जो बहुत पहले के जो
पुराने फैकल्टीज भी रहे हैं जो अब जिन्होंने पढ़ाना तक छोड़ दिया, उन तक से भी हम यही चीज सुनते थे कि अपनी पढ़ाई का जो सोर्स है उसको एक रखो। कहते हैं ना कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताबों को 10 बार पढ़ लिया जाए। चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे जीके जीएस की किताब हो, मैथ्स की हो, हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, चाहे आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, अगर आप एक ही फैकल्टी का बार बार अगर आप क्या है रिवीजन कर रहे हो उनकी क्लासेस का, तो वो भी बहुत होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एसएससी जीडी की नहीं, दिल्ली पुलिस की या एसएससी सीजीएल की, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक किताब के अलावा क्या है ज्यादा से ज्यादा 2 किताबें ले लो। इससे ज्यादा आपको ऊपर जाना ही नहीं है। अगर आपने एक किताब को भी बहुत बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक स्टूडेंट के कमरे पे गया था आगरा में। तो मैंने जब उसके कमरे में गया तो उसके पास एक किताब थी, दिल्ली पुलिस की वो तैयारी कर रहा था, वर्तमान में वो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। तो जब मैंने उसकी मैथ्स की बुक देखी तो इतने ज्यादा पेन चल रहे थे उस किताब के ऊपर, जैसे ऐसा लग रहा था उस किताब को देखे उस किताब को कितना रगड़ा गया है। और फिर मैंने उसमें क्या देखा कि कहीं पे किताब में लाल पेन है, कहीं पे काला, कहीं पे नीला। तो जब मैंने उससे पूछा स्टूडेंट से कि ये क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने बोला कि सर नीले पेन का मतलब है कि मुझे इन क्वेश्चंस पे अब ध्यान ही नहीं देना है, मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे अब कोई मतलब बनता नहीं है। काला पेन जो है जिसमें मुझे अभी थोड़ी मेहनत करनी है, और लाल पेन ऐसा जिसमें मैं ये क्वेश्चन अभी कर नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो इस तरीके से उसने अपनी क्या है पूरी जर्नी को तोड़ा था और ब्रेक किया था कि क्या सही है, क्या फायदे होते हैं। और उसकी एक किताब ही मैंने देखी थी, उसमें इतने पेन थे, और उस एक किताब को पढ़ के, वो जो मैथ्स की ही एक किताब थी, उसको पढ़ के आज वो आपका सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। और ये मैं आगे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा अशोक जी से कि रिटन और फिजिकल को बैलेंस क्या कैसे करें? वैसे तो आप तो 15-20 दिन पहले ही कर लिए थे सर। वैसे भी मतलब रिटन और फिजिकल बीच में मतलब 5-6 महीने का टाइम मिल जाता है। जो वीक से वीक स्टूडेंट होता है ना, वो भी मतलब फिजिकल आराम से कर देता है। मेन ऐसा सब्जेक्ट में रिटन होता है, फिजिकल मेडिकल में वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, मतलब ज्यादा कोई दौड़ नहीं है उसमें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल जो है बहुत इजी होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि जीडी का फिजिकल जो है बहुत इजी है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है और कुछ आपसे ज़्यादा एज सच मांगा नहीं जाता। मेडिकली फिट होने चाहिए, वो तो हर आपकी डिफेंस की नौकरी में आपके लिए ज़रूरी होता है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, अगर सब्जेक्ट को लेकर बात करूँ, तो जब आप रीजनिंग पढ़े थे भूपेश सर से, और मैं आपको बता दूं, ये अगर मैंने अभी तक नहीं बताया, कि ये हमारे दिल्ली पुलिस B3 बैच के स्टूडेंट थे और जयपुर में ऑफलाइन हमसे पढ़े थे। 2023 में वो बैच जाके 2024 में ख़त्म हुआ था हमारा। तो हम कह सकते हैं अभी 1-1.5 1.5 साल ही बैच खत्म हुआ है और ये सेलेक्टेड रहे। तो जब रीजनिंग आप पढ़े थे तो रीजनिंग आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उत्कर्ष में पढ़ के? रीजनिंग भूपेश चौधरी सर मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़े। उसमें मैंने मतलब बुक है ना वो सेम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ओनली फॉर नए चीज कुछ प्रैक्टिस नहीं की। नई चीज ओनली मॉक टेस्ट है। जितने भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन गलत मेरे वही, मतलब उससे पढ़ने के बाद मेरे मॉक टेस्ट क्वेश्चन वही नहीं गलत। लैंग्वेज की वजह वो अलग बात है, बाकी मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हुआ। कैलेंडर कोई भी क्वेश्चन मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। मैथ्स में मेरा मतलब स्टार्ट में टॉपिक मतलब वीक था, चक्रवर्ती व्याज हो गया, दिलीप परीक्षा टाइम मेरा वीक था। उसमें मेरा मैथ में 12 क्वेश्चन थे, चक्रवर्ती व्याज 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुआ था उसमें। तो उसमें मैंने पकड़ बनाई, बाद में धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा मैंने, लेकिन उसमें मतलब वो क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस वही भी सेम क्वेश्चन करता था प्रैक्टिस लमसम। बाद में मेरे लगभग दीदी के एग्जाम के पास गया था, तो मेरे 1-2 महीने पहले मेरे मैथ में 20 में 20 होने लगे थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था तो मेरे गलत हो रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं मैथ में। रीजनिंग में कभी कभी मतलब कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाता तो वो कभी कभी गलत हो जाता था, बाकी क्वेश्चन कभी मेरे गलत हुआ ही नहीं। तो मैथ्स आपको कौन से सर पढ़ाए थे उसमें? प्रशांत शर्मा सर। प्रशांत सर ने पढ़ाया था। और जीके जीएस में अगर आप बताना चाहो कि जो आपके इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो क्या उस पर कितना फायदा मिला उत्कर्ष से पढ़ के? सर उत्कर्ष से पढ़ के बहुत ज्यादा फायदा मिला। मेरा मतलब बेसिक बैकग्राउंड मैंने मतलब स्टार्ट तैयारी इधर से की थी। पहले मेरे को कुछ नहीं मालूम था मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्टार्ट मैंने यहीं से की थी। तो मैंने स्टार्ट की मतलब सेम कंटेंट पढ़ा है, दूसरी जगह कहीं नहीं भागा। मैंने जो उत्कर्ष में पढ़ा है ना, नोट्स पढ़े हैं ना, वो भी वही नोट्स पढ़े, केवल हिंदी को छोड़ के। हिंदी मैंने एक बुक ली मार्केट से, उस बुक को पढ़ा 2-3 बार, हिंदी मेरे हो गया था। क्यों हिंदी बैकग्राउंड था, हिंदी में प्रॉब्लम होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे कि इन्होंने बताया कि रीजनिंग में बहुत मतलब आसानी से इनकी तैयारी हो गई, मैथ्स भी इनकी तैयारी हो गई। मतलब जो फैकल्टीज़ ने इनको पढ़ाया, चाहे साइंस के दिलीप सर रहे हों, पॉलिटी शायद आपके में योगेश सर ने पढ़ाया, योगेश भारद्वाज सर। ठीक है, और हिस्ट्री जो है वो मैंने स्वयं मैंने ही इनको पढ़ाई थी, और इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमारे सौरभ सर ने शायद आपकी क्लासेस ली होंगी। ठीक है, तो चाहे जीके जीएस रहा हो या मैथ्स रहा हो या फिर आपका रीजनिंग रहा हो,
तो अगर मैं एक जिस्ट निकालने की कोशिश करूं तो अशोक जी ने यह बताया कि जो थ्योरी बेस था वो टीचर्स ने इनको बहुत अच्छे से नोट्स बनवा दिए थे, बहुत अच्छे से इनको समझा दिया था थ्योरी में। सारा का सारा खेल जो था वो इन्होंने क्या किया कि थ्योरी को बहुत अच्छे से मगअप किया, उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करी, और बाद में क्या है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए। उन मॉक टेस्ट जो मैंने सुना इनके अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 70 से 80 इन्होंने मॉक टेस्ट लगाए। और यही आपका तरीका होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, चाहे आप जीडी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। आप अपनी थ्योरी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उससे संबंधित आप प्रश्न लगाओ। जैसे आपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लिया पूरा, उसका आपने आधार समझ लिया, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस लगाओ। आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं जहां पे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां पे जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस पर आप बोला लगा लो, जो क्वेश्चंस आप पहली बार में कर पा रहे हैं वहां पे से आप राइट लगा लो कि ये क्वेश्चंस तो मैं आपको एग्जाम में कर ही दूंगा। और यही प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपकी मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, हर सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीका यही है कि आप पहले उससे संबंधित थ्योरी पढ़ो। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी फैकल्टी से पढ़े, आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपना बेस बनाएं, और उसी बेस के ऊपर क्या है आप टेस्ट के माध्यम से ज्यादा एमसीक्यू के माध्यम से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप उसकी तैयारी को और बेहतर कर सके। और आज मेरे को बहुत ज्यादा ये गर्व भी हो रहा है कि मैं एक आज ऐसे कैंडिडेट का, एक ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा हूं जो आने वाले समय में आपको देश सेवा में देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि देश सेवा जरूरी नहीं कि सरहद पे खड़े होकर की जाए। पुलिस अपनी तरीके से देश सेवा कर रही है, सेना अपनी तरीके से कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में बाकी लोग कार्यरत हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं, जो सही समय पे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं पर सही समय पे अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना टैक्स नहीं चुरा रहे हैं, वो भी एक देश सेवा है। पर कहते हैं कि सेना से सबसे बड़ी कोई देश सेवा अगर है तो वो आपकी सेना ही है। आज हमारे सैनिक अगर सरहद पे ना खड़े हो तो शायद हम इतनी आसानी से सुकून से इस देश में ना रह पाए। आज हमारे सैनिक वहां पे बलिदान दे रहे हैं सरहद पे, शायद इसीलिए पूरे खुशी से और पूरे सुकून से आज हम अपने घर में रह पा रहे हैं और बड़े सुकून से आज मैं इस इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। तो फिर से मैं ये बोलूंगा कि मेरे को बहुत खुशी हुई आज, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर इंटरव्यू लिया जो आज डिफेंस में जाएंगे, और डिफेंस में जाने के बाद खुद, क्योंकि डिफेंस मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहा है, मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के आते हैं, अपने माता पिता को, भाई बहन को घर में छोड़ के आते हैं, जिससे देश में हमारे लिए खड़े रहें देश की सरहद पे, और अपने प्राणों के बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए चाहे हमको कुछ हो जाए। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा मैं कि मैं आगे बेसब्री से इंतज़ार करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स का जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, कि आने वाले समय में मैं भी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर सकूँ, मैं भी आपको ये माला पहना सकूँ, मैं भी आपको ये स्वाफा पहना सकूँ, मैं भी आपको ये मिठाई खिला सकूँ, और मैं भी आपका बेसब्री से फिर से एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकूं जैसे मैंने अशोक जी का किया है। तो अशोक जी को फिर से बहुत सारी पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान भी जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।